ओके, तो आज हम केमिस्ट्री का लेसन 1 द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस की ही एक ब्रांच है जिसमें हमें क्या करना है, मैटर के बारे में स्टडी करना है कि मैटर क्या होता है। तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया है चैप्टर मैटर क्या होता है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। ओके, बहुत सी थ्योरी बनी बेटा मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, जिस वजह से हमें मैटर के बारे में पता चलता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैटर होता क्या है। मैटर अगर हम देखा जाए तो मैटर कुछ भी नहीं होता, ठीक है, लेकिन जो एलिमेंट होता है ना, हमारे पास माना कोई एलिमेंट हो गया, उनके बीच में एक रिलेशनशिप बताता है। माना मेरे पास ये डस्टर है तो ये भी एक मैटर है, मेरे पास ये मार्कर है ये भी एक मैटर है। तो मैटर एक छोटे से छोटा पार्टिकल से मिलके बना है। अब वो छोटे से छोटा पार्टिकल कौन होता है, हमारा एटम होता है। ठीक है, मैटर हो गया, एलिमेंट हो गया, ये सब क्या है, इनकी डेफिनेशन पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आपको मैटर समझ में आता है। तो मैटर क्या बताया मैंने, मैटर एक ऐसी चीज है जो छोटे से छोटे पार्टिकल से मिली होती है, जिसको हम क्या कहेंगे, एटम कहते हैं। ओके, अब बात करते हैं एलिमेंट की। आपकी बुक में एक लिखा है मैटर हमारे एलिमेंट के बीच में कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बताता है, बट ये एलिमेंट होता क्या है। तो एलिमेंट को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल मैटर की वो बेसिक यूनिट होती है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, वो मॉलिक्यूल होती है। अब मॉलिक्यूल जो होते हैं हमारे पास, जैसे ऑक्सीजन, O2, CO2, ये सब हमारे पास मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये बने कैसे हैं, देखो ये 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं मॉलिक्यूल। एक होता है कंपाउंड, एक होगा एलिमेंट। एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो मॉलिक्यूल है क्या, मॉलिक्यूल जो होते हैं आपके वो मैटर की बेसिक यूनिट होती है। ये मॉलिक्यूल ही तो है, हमारे पास मैटर है। मैटर किससे बना है, मॉलिक्यूल से बना है। और वो मॉलिक्यूल किससे बने हैं, एटम से बने हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ओपन करूं तो क्या है, ये ऑक्सीजन ही तो है। तो एटम से मिलके कौन बन रहा है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब मिल जाते हैं वो क्या बना रहा है, मैटर। तो अगर हम मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट देखें तो वो कौन है, एटम ही तो है। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल है अगर हम इसको थोड़ा सा ओपन करके देखें तो मॉलिक्यूल भी हमारे पास 2 टाइप के आपको देखने को मिलते हैं। एक है ऑक्सीजन और एक है CO2। इन दोनों में डिफरेंस कितना है, देखो अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करूं तो ऑक्सीजन सेम टाइप के एटम से मिलके बना है, यानी कि 2 ऑक्सीजन से मिलकर के हमारा ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है। अब मैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड को देखूं तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एंड ऑक्सीजन 2 डिफरेंट एटम है। 2 डिफरेंट एटम से मिलकर के एक मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है जो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो है तो दोनों ही मॉलिक्यूल बट डिफरेंट है। कैसे, एक सेम टाइप के एटम से मिलके बन रहा है, एक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बन रहा है। तो मॉलिक्यूल हमारा मैटर की वो बेसिक यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, मॉलिक्यूल हमारे सेम एटम के भी हो सकते हैं। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। यानी जो सेम टाइप के एटम से मिलकर के बनेंगे उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होते हैं वो होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो आई होप आपको मॉलिक्यूल समझ में आ गया होगा, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया होगा एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैटर भी समझ में आ गया होगा। एक बार मैं और रिपीट कर लेती हूँ। सबसे पहले हम एटम को देखेंगे अब। तो एटम जो होता है किसी भी एलिमेंट का वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, या किसी और के साथ एग्जिस्ट कर सकता है। अब ये क्या है, एटम। देखो अगर आप किसी एटम को देखते हो, माना ऑक्सीजन, ये एटम है, हो सकता है कि ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाए, तो ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, तो ये O2 बना रहा है। इसका मतलब एटम इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है और किसी के साथ कंबाइन होके भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे तो ये कंबाइन कर गया। ठीक है, तो अगर आप ऑक्सीजन में देखेंगे तो ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। एटम जो है ऑक्सीजन वो अकेला नहीं है,
वो एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर के क्या कर रहा है, एक ऑक्सीजन के साथ मिला है, देन O2 मॉलिक्यूल बना रहा है। तो एटम समझ में आ गया होगा। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल किसी भी मैटर के अंदर वो बेसिक यूनिट है जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रही है। अब क्यों इंडिपेंडेंट क्यों एग्जिस्ट कर रही है मॉलिक्यूल, देखो ऑक्सीजन NCO2, अगर मैं इसको देखूं तो ये दूसरे ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल पाएगा, ये O4 नहीं बनाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन हमारा वो मॉलिक्यूल है जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, ये किसी के साथ कंबाइन नहीं होगा। सेम अगर मैं दूसरे मॉलिक्यूल को देखूं जो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ये भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करेगा, ये भी दूसरे CO2 के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो मॉलिक्यूल कौन होते हैं जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, वो मॉलिक्यूल होते हैं। और वो मॉलिक्यूल सेम टाइप के एटम से मिलके बने होंगे तो उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, और जो डिफरेंट टाइप के एटम से मिलके बने होंगे उसको कहेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब बात करते हैं मैटर की। तो ये आप जो देख रहे हो ना ऑक्सीजन, ये अगर किसी मैटर के अंदर फिल है तो ये है क्या, ये मॉलिक्यूल है तो है, तो मॉलिक्यूल से मिलकर के क्या बन रहा है, हमारा मैटर बन रहा है। और अगर मॉलिक्यूल को थोड़ा सा और हम ब्रेक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन एटम मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि मैटर की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो अगर हम इसको मैटर को ब्रेक करके हमें जो मिलेगा वो इवेंचुअली हमें मिलने वाला है ऑक्सीजन। तो मैटर किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल जिसको हम कहते हैं एटम। एटम को मिला के क्या बन रहा है, मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल जब एक साथ मिल जाते हैं तो उससे बन रहा है हमारा मैटर। इतना क्लियर हो गया सारा। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इन मॉलिक्यूल्स की, जो सेम टाइप के बने थे एटम से उसको तो हम एलिमेंट कह रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम से मिले हैं वो हम कंपाउंड कह रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि जो ये मॉलिक्यूल्स है ना, ये भी अलग अलग टाइप के हैं, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, ऑक्टा एटॉमिक। अब ये क्या है, फर्स्ट देखते हैं मोनो। मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम से बना होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जो सिंगल एटम से बने हैं, जैसे हीलियम। ठीक है, तो एग्जांपल मैंने आपको एक दे दिया, बाकी बहुत सारे हैं। डायटोमिक, डायटोमिक क्या होता है ग्रेड, दो एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलके बने होते हैं, जैसे H2, O2, N2, ये क्या है, दो डिफरेंट दो एटम से मिलके बने हैं ना, डिफरेंट नहीं, दो एटम से मिलके बने हैं। ठीक है, ट्राइएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक हमारे तीन एटम से मिलके बनी होंगी, जैसे O3। O3 को अगर मैं थोड़ा सा ओपन करके देखूं तो कैसे है, तीन O है और तीन O मिलकर के O3 बन रहा है। तो देखा जाए तो तीन एटम से मिलकर के एक ओजोन, जिसको हम ओजोन कहते हैं, O3 बन रहा है। नेक्स्ट फोर्थ, टेट्रा, टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक क्या होगा, जिस मॉलिक्यूल को बनाने में 4 एटम यूज हो रहे हो। फॉर एग्जाम्पल P4, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को देखा जाए तो यहाँ पे 4 P मिलकर के P4 बना रहे हैं, यानी कि फॉस्फोरस बना रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं ऑक्टा, ऑक्टा एटॉमिक। अब ऑक्टा एटॉमिक क्या होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जो 8 एटम से मिलके बने होते हैं, 8 एटम से। तो वो है आपका एग्जाम्पल सल्फर, S8। तो सल्फर यहाँ पे 8 सल्फर मिलकर के S8 फॉर्म कर रहा है, जो है हमारा एक्टा एटॉमिक। तो जो वन टाइप एक ही एटम से मिलके बना होगा वो मोनो, दो एटम से मिलके बना होगा डाई, तीन एटम से मिलके बना होगा ट्राई, चार एटम से मिलके बना होगा टेट्रा, एंड 8 से मिलके बना होगा ऑक्टा। क्लियर। नेक्स्ट अब 1600 AD की बात करते हैं। 1600 AD में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, एल्केमिस्ट। इन्होंने सब्सटेंस को डिफरेंट डिफरेंट पेक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, यानी कि सिंबल दिए थे, पिक्टोग्राफिक सिंबल्स से रिप्रेजेंट किया था अलग अलग सब्सटेंस को, कह सकते हैं। हुआ क्या, जैसे अर्थ हो गया,
अब इतने बड़े बड़े स्पेलिंग लिखने में प्रॉब्लम उस टाइम हो रही थी, उन्होंने कहा कि इतने सारे नेमिंग अगर हम कर रहे हैं तो उसको लिखने से अच्छा है कोई सिंबल दे दिया जाए। तो एल्केमिस्ट ने क्या किया, उनको पिक्टोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, यानी कि पिक्टोग्राफिक सिंबल से रिप्रेजेंट किया। जैसे अर्थ को उन्होंने कहा हम अर्थ को ट्राइंगल दे देते हैं, ऐसे ही उन्होंने कहा सिल्वर, सिल्वर को हम इस तरीके से क्रिसेंट दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके इन्होंने बहुत सारे सिंबल दे दिए। चलो, इतना हमें समझ में आ गया। ये उस टाइम की बात हो रही है 1600 एडी की, जब हमारे धीरे धीरे एलिमेंट डिस्कवर हो रहे थे। तो इतना तो इन्होंने दे दिया अपना स्टेटमेंट। फिर आते हैं हमारे डॉल्टन। तो डॉल्टन ने भी कुछ एलिमेंट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास तो बहुत सारे एलिमेंट है, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, जैसे हमारे पास कार्बन है। तो इतने सारे एलिमेंट हैं, हम इसको लिखेंगे, इससे अच्छा है कि इनका सिंबल दे देते हैं। तो डॉल्टन ने भी इनको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं, ऑक्सीजन को सर्कल बना देते हैं, हाइड्रोजन को सर्कल एंड बीच में डॉट दे देते हैं, कार्बन को बिल्कुल डार्क कर देते हैं। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया। फिर उसके बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा अगर आप सर्कल ही देते रहेंगे तो इतने सारे एलिमेंट डिस्कवर होंगे, उनका क्या। फिर आते हैं हमारे जॉन बर्जेलियस। जॉन बर्जेलियस ने भी एलिमेंट का, अब इतने सारे एलिमेंट थे, इन्होंने कहा हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट है, क्यों ना हम सिंबल ना दे करके, सिंबल तो देंगे ही बट उनका क्या करते हैं, किसी भी एलिमेंट का जो इनिशियल लेटर था उसको यूज करते हैं, वो भी कैपिटल में। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हम एक काम करेंगे, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन है, जॉन बर्जेलिस ने कहा कि हम एक काम करते हैं, इस एलिमेंट का पहला लेटर यूज कर लेते हैं जो कि कैपिटल में लिखा जाएगा। तो उन्होंने ऑक्सीजन को लिखा ओ। फिर आती है बात हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को लिखा इन्होंने एच, कार्बन को लिखा सी। लेकिन अब इतने सारे सिंबल्स थे, कोई ना कोई तो रिपीट हो रहा होगा। ठीक है, तो उन्होंने ये कह दिया, कुछ केस में क्या हो रहा था, ये सजेस्ट तो किया गया सिंबल, बट किसी किसी के साथ ये एग्री नहीं कर रहा था। तो इंग्लिश नेम के साथ एग्री नहीं कर रहा था, क्यों नहीं कर रहा था, अगर माना मैंने यहाँ पे कैल्शियम ले लिया, आप देखो कैल्शियम में भी तो फर्स्ट लेटर आपका सी है, तो अगर हर जगह मैं सी, कैल्शियम के लिए भी सी यूज करूंगी, कार्बन के लिए भी सी यूज, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि कार्बन ये वाला सी कौन सा है, ये वाला सी कौन सा है। तो ये प्रॉब्लम आने लगी। फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने कहा कि हम इंग्लिश नेम के साथ एग्री तो कर रहे हैं, बट कुछ सिंबल एलिमेंट के लैटिन नेम पर बेस्ड करते हैं, यानी कुछ इंग्लिश पे रख दिए और कुछ लैटिन नेम में। लैटिन नेम में रखा गया, आपको टेबल 1.1 आपकी बुक में दी गई होगी, वहां पे दिखाया गया है। जैसे गोल्ड, गोल्ड को हमें लिखना था जी, लेकिन हमने जी तो नहीं लिखा, हमने क्या लिखा, इसका लैटिन नेम यूज किया। लैटिन नेम होता है इसका ऑरम। ठीक है, इसीलिए हमने इसका लेटर यूज किया ए यू। इसी तरीके से अगर मैं सिल्वर में आऊं, तो सिल्वर का भी लैटिन नेम यूज किया गया, जिसका लैटिन नेम होता है अर्जेंटम। तो अर्जेंटम को अगर हम देखें तो इन्होंने इसी लैटिन नेम से इसका सिंबल दिया जो था एजी। तो इस तरीके से हमारे इतने सारे एलिमेंट का सिंबल हमें फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे 1600 एडी में अल्केमिस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट साइन दिए, पिक्टोग्राफिक सिंबल्स दिए। वो उन्होंने कहा कि इतने सारे सिंबल हम कैसे लर्न करेंगे। फिर डाल्टन ने अपने अपने सिंबल देना स्टार्ट कर दिया। फिर वहां पे भी बात ये रखी गई कि अभी एक सर्कल दे दिया, देन डॉट दे दिया, देन और सर्कल दे दिया, तो इतने सारे एलिमेंट को हम कैसे लर्न करेंगे। फिर जॉन बर्जेलियस आए, उन्होंने कहा हम एक काम करते हैं कि एलिमेंट का जो फर्स्ट कैपिटल लेटर यूज कर लेते हैं। वहां पे भी दिक्कत आने लगी, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट लेटर सेम लेटर से यूज हो रहा होगा। तो उन्होंने एक और सजेशन दे दी कि हम उसका लैटिन नेम भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे सिंबल स्टार्ट हुए बनना।
ये क्लियर हो गया सारा? क्लियर सारा अग्रज? अच्छा, मुझे आवाज किसी की नहीं आ रही है। ओके, नेक्स्ट सिंबल। अब ये सिंबल है क्या? जॉन बर्जेलियस, डाल्टन, इन्होंने सिंबल तो दिया, बट ये सिंबल होता क्या है? तो सिंबल क्या होता है, किसी भी एलिमेंट में, कोई भी एलिमेंट, माना मेरे पास एलिमेंट है O2, H2, O3, P4, ये एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट में कौन सा एटम है उसको बताने के लिए सिंबल यूज किया गया, ताकि लॉन्ग में ना लिखकर हम उसे शॉर्ट में लिख दे। अब मैं बार बार ये तो नहीं लिखूंगी ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन यूज हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन यूज, तो ये लिखने से अच्छा है कि हम सिंबल दे दें और हमारे लिए काम इजी हो जाता। तो सिंबल क्या है, किसी भी एलिमेंट में कौन सा एटम प्रेजेंट है उसको बताने के लिए सिंबल यूज किया गया था, ताकि हम लॉन्ग में ना लिखकर शॉर्ट में लिखें। तो सिंबल बेसिकली है क्या? सिंबल होती है शॉर्ट फॉर्म जो एटम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे कैल्शियम। अब इतना बड़ा नाम है, तो कैल्शियम का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? Ca। लेकिन बहुत से एलिमेंट ऐसे हैं जिसका फर्स्ट लेटर C से स्टार्ट होता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, कार्बन हो गया है, ठीक है, कैल्शियम हो गया है, कॉपर हो गया है, कैडमियम हो गया है, इतने सारे हैं देखो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कार्बन को हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कैडमियम कैल्शियम को हम Ca लिख देंगे, कॉपर लैटिन नेम यूज करेंगे क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक से निकल के जो सिंबल आया वो था Cu, ठीक है। कैडमियम, अब हम बात करते हैं कैडमियम की, कैल्शियम मैंने लिख दिया ऊपर, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बात करते हैं कैडमियम की। कैडमियम में फर्स्ट दो लेटर जो है, पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए, दूसरा स्मॉल होना चाहिए, तो ये तो लिख दिया, लेकिन यहाँ पे दोनों सेम हो रहे थे। तो उन्होंने क्या कहा, आप क्योंकि पहले कैल्शियम आता है तो Ca लिख दिया, लेकिन इसको मैं Ca नहीं लिख सकती थी, इसलिए उन्होंने कहा A को कैंसिल करके उसके आगे का लेटर लिखो। तो हमने क्या किया, इसके आगे का लेटर लिखना स्टार्ट कर दिया, जो था CD। रूल यही कहता है फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल होना चाहिए, सेकंड स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों ही कैपिटल हो गए तो इसका मतलब ही चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, एक अच्छा सा एग्जांपल है आपकी बुक में, CO एंड CO, दिखने में दोनों ही, मैंने अभी अपने मुंह से बोला है CO, दिखने में तो सेम है, बट चेंज क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल, सेकंड लेटर आपका स्मॉल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है। तो अगर मैं इसको देखूं, इसका नाम है कोबाल्ट, अगर मैं कोबाल्ट लिख रही हूँ और मैंने रूल याद नहीं किया कि फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए दूसरा स्मॉल, तो ये नेमिंग चेंज हो जाएगी, ये कोबाल्ट नहीं है, ये है कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो ये है कार्बन मोनो ऑक्साइड, ठीक है। तो हमें हमेशा याद रखना है फर्स्ट लेटर कैपिटल देन सेकंड स्मॉल होना चाहिए। अगर दोनों कैपिटल लिख लोगे तो उसकी मीनिंग बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी। तो सिंबल होता क्या है हमारा, सिंबल होती है शॉर्ट फॉर्म, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल का यूज करते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, ये दूसरी बार करवा रही हूँ चैप्टर, अब टेस्ट लूंगी, आना चाहिए सारा। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल, अब इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल का, इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल कहने का मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो सिंबल आप यूज कर रहे हो कि क्यों यूज किया जा रहा है, अगर यूज किया जा रहा है तो इसकी इंपॉर्टेंस बता दो कि ऐसा क्या है जो हम सिंबल यूज करें। तो अभी मैंने आपको बताया कि सिंबल यूज किया जाता है किसी की भी शॉर्ट फॉर्म को लिखने के लिए, कैल्शियम बार बार हम नहीं लिख सकते, इसलिए शॉर्ट फॉर्म लिख लो जो उसका सिंबल है, बट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो सिंबल की इंपॉर्टेंस फर्स्ट, सिंबल जो होता है, ये सिंबल, माना मेरे पास सिंबल है एक हाइड्रोजन,
एक एक सी, एक है मेरे पास सी ए। तो ये सिंबल है। तो इसका इसका इम्पोर्टेंस क्या है हमारे सिंबल की? सिंबल की इम्पोर्टेंस ये है कि ये सिंबल किसी भी एलिमेंट का नेम बताता है। जैसे हाइड्रोजन, तो इसका नाम एच है, एच का मतलब होगा हाइड्रोजन। ये सी है, सी का मतलब होगा कार्बन। ये सी ए है, तो सिंबल क्या बता रहा है? किसी भी एलिमेंट का नेम बता रहा है कि सी ए का मतलब होता है कैल्शियम। तो अगर आपको कहीं पे भी सिंबल लिखा हुआ दिखाई दे तो आप इजीली उसको पढ़ पाएंगे कि ये सिंबल तो हाइड्रोजन का है। तो फर्स्ट सिग्निफिकेंस है ये सिंबल की, कि सिंबल हमें किसी भी एलिमेंट का नेम बताता है। सेकंड, एलिमेंट में कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट में ये हमें वन एटम के बारे में बताता है। जैसे हमारे पास माना कोई एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हो गया O2, ठीक है, या मेरे पास कोई मैटर हो गया जो ऑक्सीजन से मिलके बना है। तो ये क्या करेगा? कोई भी एलिमेंट आप ले लो, तो अगर मैंने बोला बताओ इस एलिमेंट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो आप बोलोगे कि मैम ये तो ऑक्सीजन से मिलके बन रहा है। तो आप किसी भी एलिमेंट में वन एटम के बारे में बता सकते हो। तो सिंबल हमें एक एटम के बारे में बताता है। जैसे अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो आप बोलोगे कि मैम इसमें ऑक्सीजन है, ठीक है। तो हमें क्या बता रहा है सिंबल? किसी भी एक एटम के बारे में बताता है। थर्ड, ये जो हमारे पास एटम होते हैं ना, उनका डेफिनेट मास बताता है, किसी भी एलिमेंट का डेफिनेट मास। अब ये क्या है डेफिनेट मास? डेफिनेट मास बताता है। तो डेफिनेट मास का मतलब है बेटा, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन, तो ये सिंबल है। सिंबल का सिग्निफिकेंस यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है? अगर मैं इस नाइट्रोजन को देखूं तो ये नाइट्रोजन को देख के ही मैं समझ जाऊंगी कि ये नाइट्रोजन है, पहली बात। दूसरा, मैं इसको देखकर समझ जाऊंगी, जो दूसरा बताया मैंने आपको, कि नाइट्रोजन के ही एटम इसमें प्रेजेंट है, इसमें कोई और एटम प्रेजेंट नहीं है। सेकंड वाला जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है, तो नाइट्रोजन में नाइट्रोजन ही प्रेजेंट होगा। थर्ड, डेफिनेट मास के बारे में बताता है। जैसे नाइट्रोजन का, अगर मैं नाइट्रोजन का सिंबल देख रही हूँ तो मुझे उस सिंबल से समझ में आएगा कि नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 होता है, 14 ग्राम। ओके, मास नंबर आप लर्न कर सकते हैं, आपकी बुक में होगा, ठीक है, तो वहां से आप लर्न कर सकते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर भी दिया होगा, मास नंबर भी दिया होगा। तो आप किसी भी सिंबल से उसका नेम, उसमें कौन सा एटम प्रेजेंट है और उसका मास फाइंड कर सकते हैं। ये तीनों चीजें हमें किसी भी सिंबल से पता चल सकती है। नाइट्रोजन एक सिंबल है, इस सिंबल से हमें सब पता चल चुका है कि इसका नाम नाइट्रोजन है, इसमें नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है और इसका जो मास है वो 14 ग्राम है। तो ये है हमारे सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल। नेक्स्ट, वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? अब वैलेंसी डेफिनेशन देखी जाए तो वैलेंसी क्या होती है? किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। कंबाइनिंग कैपेसिटी है, यानी कि कंबाइन करते हैं एक दूसरे के साथ। बट क्यों करते हैं कंबाइन? लेकिन पहले डेफिनेशन देखेंगे। एक और डेफिनेशन लिखी है, मॉडर्न डेफिनेशन है इसकी। मॉडर्न डेफिनेशन कह रहा है कोई भी एलिमेंट का एटम, कोई भी एलिमेंट, माना मेरे पास सोडियम है, किसी भी एलिमेंट का एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या गेन करेगा, लूज करेगा या गेन करता है केमिकल रिएक्शन के टाइम। जब रिएक्शन होती है ना, रिएक्शन होने के टाइम क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा, जिस वजह से इनके बीच में बॉन्ड बनता है। तो केमिकल रिएक्शन के टाइम जब कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करता है, वही उसकी वैलेंसी होती है, ठीक है। तो वैलेंसी सिर्फ हमको ये बताती है कि कितने इलेक्ट्रॉन दिए हैं या कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए हैं। अब कैसे? जैसे सोडियम के बारे में बात करें, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को बनानी आती होगी, लेकिन नहीं आती तो यहाँ पे समझा देती हूँ। पहले शेल में होने चाहिए 2,
दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 18 और 32। तो 11 को कैसे फिल करेंगे? पहले शेल में 2 आने चाहिए, तो मैं 2 फिल कर रही हूँ। तो 11 में से 2 चला गया है, ठीक है। अब बचे हमारे पास 9, तो 9 में से 8 तो यहाँ आ जाएंगे। अब बचा 1, तो 1 यहाँ आ गया। तो हमारा सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281। अब वैलेंसी, हम क्या बोल रहे हैं वैलेंसी को, कि अपने आउटर मोस्ट शेल में से जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो अब हम ध्यान देते हैं सोडियम में। सोडियम का आउटर मोस्ट शेल देखें, यह है के शेल, एल शेल और एम शेल। तो के एम शेल में इसके पास है ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम क्या करेगा? देखो, हर कोई ऑक्टेट रूल फॉलो करता है, यानी अपने एक रूल और होता है, जितने भी एलिमेंट आपको देखने को मिलते हैं हर कोई खुद को ऑक्टेट करने की कोशिश करेगा। ऑक्टेट का मतलब है अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फुल करने की कोशिश करता है। सोडियम भी यही करेगा। सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। टोटल कितने होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अब सोचो, सोडियम 7 इलेक्ट्रॉन लेगा या अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर के अपने आप को ऑक्टेट बना देगा? तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल में से 1 इलेक्ट्रॉन को कर देगा डोनेट। जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन देगा, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है एल, एम, ये हो जाएगा, यहां से हट जाएगा। अब हम आते हैं बेटा, ये है के शेल और ये है आपका एल शेल। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अभी क्या देखा हमने? इसने अपना कर दिया है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, और इसके पास कितने बचे हैं आउटर मोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसने अपने आप को बना दिया है ऑक्टेट। तो हर कोई एलिमेंट या हर कोई एटम खुद को ऑक्टेट करने के लिए, यानी ऑक्टेट रूल फॉलो करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है या एक्सेप्ट करता है। अब क्वेश्चन ये है, डोनेट कौन करेगा और एक्सेप्ट कौन करेगा? हर किसी को क्या करना है? ऑक्टेट करना है। ऑक्टेट करने के लिए ही इलेक्ट्रॉन लूज किए जाते हैं और एक्सेप्ट किए जाते हैं। तो ये तो था सोडियम। अब मैं आपको क्लोरीन दिखा रही हूँ। सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए थे? ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। तो अगर हम सोडियम की वैलेंसी की बात करें तो सोडियम की वैलेंसी है 1 +1, क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया था। अब अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, 2, 8, 7। ठीक है। तो क्लोरीन का अगर मैं के शेल बनाऊं, एल शेल बनाऊं और एम शेल बनाऊं, आउटर मोस्ट शेल में आ जाओ, इसमें भी बनाती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने करने हैं बेटा? 8 करने हैं। खुद से सोचो, इसको करने हैं 8, तो क्या ये अपने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि एक की कमी है ना। तो ये क्या करेगा? उस 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। जैसे ही इसने वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसके आउटर मोस्ट शेल में देखो कितने हो, ये मैं क्रॉस से दिखा देती हूँ। ये इसने एक्सेप्ट किया है, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो क्लोरीन ने भी क्या किया? अपने आप को ऑक्टेट रूल यानी कि ऑक्टेट बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, जिस वजह से इसका आउटर मोस्ट शेल हो गया है फुलफिल। तो कहने का मतलब ये है, आपके पास जितने भी एलिमेंट होते हैं वो अपने आउटर मोस्ट शेल को फुलफिल करने के लिए, कहने का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे या तो एक्सेप्ट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि कौन डोनेट करता है, कौन एक्सेप्ट करता है? तो अच्छा, अभी मैंने क्लोरीन के बारे में आपको समझाया। आउटर मोस्ट शेल में कितना था? 7। कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए इसने? ओनली 1। सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया, तो इसकी जो वैलेंसी है वो है 1, लेकिन माइनस का 1। इसका मतलब जो रिसीव कर रहा है वो नेगेटिव में जाएगा और जो डोनेट कर रहा है वो पॉजिटिव में जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं डोनेट कौन करेगा और रिसीव कौन करेगा।
हमारे आउटर मोस्ट शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7 8, ये है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि रिसीव करेंगे, ठीक है। इसको छोड़ दो अभी और इसको छोड़ दो, क्यों? ये देखो बेटा, ये ऑलरेडी ही 8 है। हमें नीड क्या है? हमें अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। इसमें तो ऑलरेडी है, बचाइए, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें ऑलरेडी 8 है, इसको हमें बाद में डिस्कस करना है। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं वो है 1 2 3। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा उसकी वैलेंसी 1 होगी, जैसे सोडियम। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपका, उसकी वैलेंसी होगी 2। एल्यूमिनियम, इसका आउटर मोस्ट शेल अगर आप देखेंगे, इसमें होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। इसका एटॉमिक नंबर होता है 13। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाऊं तो वो है 283। तो आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, यही इसकी वैलेंसी है। और इसने अपने आउटर मोस्ट शेल में से 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? डोनेट करना है, जिस वजह से इसके पास हो जाएंगे ये वाला, फुलफिल हो जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए आउटर मोस्ट शेल में। तो हमेशा एटम क्या करता है? अपने आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है या डोनेट करेगा। क्यों करेगा? खुद को ऑक्टेट बनाने के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं उसमें आता है पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं उसमें आता है नेगेटिव चार्ज। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन ने रिसीव किया था इसलिए 1 -1 इसकी वैलेंसी थी, ठीक है। अब तो ये था हमारे पास वैलेंसी। तो वैलेंसी एक बार मैं और समझा देती हूँ। नॉर्मली अगर आपसे वैलेंसी पूछी जाती है तो जितने आउटर मोस्ट शेल में आपके इलेक्ट्रॉन होंगे वही उसकी वैलेंसीज होती है। अब हम बात करते हैं इसकी। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या ये इसकी वैलेंसी होगी? जैसे क्लोरीन था 2 8 7, तो क्या 7 इसकी वैलेंसी है? नहीं। अगर वैलेंसी आपसे पूछी जाती है तो आप क्या बोलेंगे? आपको ना हमेशा जब आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे उसको 8 से माइनस करना है। तो इसका आंसर आता है 1, यानी क्लोरीन की वैलेंसी है 1। ऐसे किसी के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको फिर उसे 8 से माइनस करना होगा। जो आंसर आपको मिलेगा वही उसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। तो वैलेंसी है क्या? एक कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है, या किसी भी एलिमेंट का एटम जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है या दूसरा रिसीव करता है केमिकल रिएक्शन के टाइम, वही उसकी वैलेंसी होती है। जैसे इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो इसकी वैलेंसी 1 है, इसने 2 किया इसकी वैलेंसी 2 है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसकी वैलेंसी 3 है। बट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे आपको पहले 8 से माइनस करना है। माइनस करने के बाद जो आपके पास आंसर आ रहा है वही वो उसकी वैलेंसी होगी। 8 कर नहीं सकता क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी ही फुलफिल है, तो इसको कोई नीड नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं करता है। जैसे हमारी इनर्ट गैसेस, वो कोई रिएक्शन नहीं करती क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में ऑलरेडी ही 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। तो मैं यहीं पे समझा देती हूँ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल। अब मेटल्स क्या होते हैं? मेटल जो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल होंगे। ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे और अपने ऊपर लगाते हैं पॉजिटिव चार्ज। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो अपने ऊपर लगाता है पॉजिटिव चार्ज। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12 282। आउटर मोशन में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो डोनेट कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा अपने ऊपर लगाएगा पॉजिटिव चार्ज। और जो एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नॉन मेटल होते हैं, ठीक है। ये भी स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। 5 वाला 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 6 वाला 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और 7 वाला
1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वो होंगे हमारे नॉन मेटल। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो होंगे हमारे मेटल। जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, रिसीव कर रहा है, वो होंगे हमारे नॉन मेटल। ओके, फिर से रिपीट कर रही हूँ। मेटल जिसके आउटर मोशन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और हमेशा ये डोनेट करते हैं। जिसके आउटर मोशन में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को रिसीव करेंगे ताकि इनके आउटर मोशन हो जाए फुलफिल। इसको 3 इलेक्ट्रॉन की नीड है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और इनके आउटर मोशन हो जाएंगे फुलफिल। तो जो लेता है यानी कि गेन कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, वो नॉन मेटल है, और जो डोनेट कर रहा है वो मेटल है। तो मेटल आपको समझ में आ गया होगा। जिसके आउटर मोशन में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेटल, और जिसके आउटर मोशन में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल होते हैं। तो ये है हमारे मेटल एंड नॉन मेटल। नॉन मेटल का एक एग्जांपल दे देती हूँ, ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6, इसको चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 8 - 6 कर लो, तो ये हो जाएगा 2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने वाला है, इसीलिए ये होगा नॉन मेटल। ठीक है, तो ये जब इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं तो इनके ऊपर आते हैं नेगेटिव चार्ज। एक और चीज बता दूं, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहे हैं उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। जितने इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज आएंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना ही पॉजिटिव चार्ज ऊपर आता है। एंड मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो 2 पॉजिटिव। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसके ऊपर आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज। तो जो डोनेट कर रहा है उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्ज आएंगे जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करता है। और डोनेट कौन करता है, मेटल। रिसीव कौन करता है, नॉन मेटल। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होंगे वो नॉन मेटल होगा। क्लियर।